नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और नया सवेरा में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक नई सुबह की शुरुआत। अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों पर डालेंगे नजर। महाकुंभ में आस्था के इस समागम में शामिल होंगी महामहिम राष्ट्रपति। तो वहीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह। सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री के संवाद का। भारत तैयार है अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान का प्रदर्शन कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए। जी हां, एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया का होगा शुभारंभ। खबरें और भी हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जाएंगी प्रयागराज। त्रिवेणी संगम में करेंगी पवित्र स्नान। अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में भी करेंगी दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा। इम्तिहान के बेहतर तरीके और मानसिक स्वास्थ्य पर होगी बातचीत। रिकॉर्ड 5 करोड़ से अधिक लोगों के जुड़ने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर केंद्रित होगी पीएम की यात्रा। बेंगलुरु में आज से एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत का एरोस्पेस उद्योग। छत्तीसगढ़ में खात्मे की ओर लाल आतंक। बीजापुर में मारे गए सभी 31 नक्सलियों के शव बरामद। मुठभेड़ स्थल से मिले भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक। और रोहित शर्मा के शतकीय तूफान में उड़ी इंग्लैंड की टीम। भारत का वनडे सीरीज पर कब्जा। और आइए सबसे पहले बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ में त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी। राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का अवलोकन भी करेंगे, जिसमें महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रपति का महाकुंभ दौरा न केवल प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक होगा, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रेरणादायी क्षण होगा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो महाकुंभ में आज महामहिम राष्ट्रपति। प्रयागराज महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता से प्रभावित होकर दुनिया के कोने कोने से लोग प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर डुबकी लगाने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं, कल्पवासियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। रविवार शाम तक महाकुंभ में 43 करोड़ से अधिक लोग पवित्र स्नान के सहभागी बन चुके हैं। रविवार के दिन शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 42 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था, जबकि संगम तट पर शनिवार को 1 करोड़ 32 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासियों समेत 1 करोड़ 22 लाख आम श्रद्धालु शामिल हैं। वहीं पिछले 2 दिनों में महाकुंभ में करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तो करोड़ों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान का लाभ लेने के बाद अब साधु सन्यासी वाराणसी पहुंचने लगे हैं। इससे वाराणसी में भी महाकुंभ जैसा नजारा दिखने लगा है। सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक जूने अखाड़े के सन्यासी महाकुंभ में भाग लेने के बाद अब वाराणसी पहुंचे।
वाराणसी पहुंचने के बाद ये साधु सन्यासी दशाश्वमेध घाट, शिवाला, हनुमान घाट, केदार घाट, चौकी घाट आदि घाटों को भी अपनी धुनी स्थली बनाए हुए हैं। तो अखाड़े पहुंच रहे हैं वाराणसी। सुयश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए सीधे रुक करते हैं प्रयागराज का। सुयश, यहां पर करोड़ों लोग आस्था के समागम में डुबकी लगा रहे हैं, सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति आज वहां पहुंच रही हैं। किस तरह के इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं? और साथ ही महाकुंभ में डुबकी, आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ त्रिवेणी में वो कई जो और आयोजन है, वहां पे बड़े हनुमान मंदिर वो भी जाएंगी और डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का भी दौरा करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले मैं आपको प्रयागराज की धरती से भव्य महाकुंभ का एक दर्शन कराना चाहूंगी। जो आस्था का जन सैलाब हर रोज यहाँ पर आ रहा है, उसको आप इस चित्र को देखकर ही समझ सकती हैं कि ये सुबह का 8 बजे का है और ये 24 घंटे लगातार ये जन सैलाब आस्था का उमड़ता ही चला जा रहा है। न जाने कितने रिकॉर्ड भविष्य में जाकर ये तोड़ने वाला है। ये भव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ, क्या कहेंगे इसको, ये वो भव्य महाकुंभ है जो शायद जीवन में आगे जाकर भविष्य में आपको ऐसा कभी न देखने को मिले। ये इतने सारे ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा, हर रोज यहाँ पर जो आस्था का जन सैलाब है वो उमड़ रहा है आस्था की संगम में डुबकी लगाने के लिए। और इन्हें इंतजार करना पड़ता है, मानना पड़ेगा कि इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन 24 घंटे सुचारू रूप से वो सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी, जल पुलिसकर्मी एक पांव पर खड़े होकर इन लोगों को सुरक्षाएं प्रोवाइड करा रहे हैं कि जाने में इनको तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से ये संगम तक चले जाएं और उसी तरीके से ये वापस भी चले जाएं। यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे समरसता का कार्यक्रम कहूँ, युवा भव्य महाकुंभ कहें, खेल महाकुंभ कहें, बच्चों से लेकर युवाओं तक, वृद्धों तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। आज माननीय राष्ट्रपति यहाँ पर आ रही हैं, जिनका खुद स्वागत स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। वो भी आस्था की डुबकी लगाएंगी संगम में, उसके बाद वट वृक्ष के दर्शन करके लेटे हनुमान जी के भी दर्शन करेंगी और साथ ही में डिजिटल महाकुंभ का जो दृश्य है वो भी प्रदर्शनी देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो जन सैलाब है, हर रोज जो आंकड़े हैं वो पार करते जा रहे हैं। 45 करोड़ का आंकड़ा रखा था, वो बहुत पहले और बहुत जल्द ही छूट जाएगा, क्योंकि 43 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा ऑलरेडी पार कर चुके हैं। यहाँ पर आप मानिए, देखिए यहाँ पर चला कि सुबह से जो सुरक्षा कर्मी है वो 24 घंटे लगे हुए हैं और इतना जन सैलाब होने के बावजूद भी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रयागराज में जो स्वच्छता है वो भी आपको बराबर दिखाई पड़ेगी। यहाँ कहीं पर भी आपको कोई गंदगी दिखाई नहीं पड़ेगी। लगातार जो सफाई कर्मी है वो भी काम कर रहे हैं, यानी कि जब तक ये भव्य महाकुंभ चलेगा तब तक ये न जाने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका होगा। और यही वजह है कि महाकुंभ इस वक्त इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है, विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में। और आज राष्ट्रपति महामहिम भी इसमें आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुयश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आइए महाकुंभ के इस आस्था के संगम के बाद यहां पर बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा की। दिव्य भव्य महाकुंभ और इसके बाद आइए परीक्षा पे चर्चा की बात करें तो इसके कार्यक्रम का 8वां संस्करण आज आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस बार कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में हुआ है, जहां प्रधानमंत्री सभी राज्यों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद करेंगे। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों से रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। अब तक ये कार्यक्रम टाउन हॉल फॉर्मेट में आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार परीक्षा पे चर्चा बिल्कुल नए अंदाज में होगी।
राजधानी दिल्ली में सुंदर नर्सरी के प्राकृतिक और शांत माहौल में प्रधानमंत्री देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7 अलग-अलग एपिसोड भी आयोजित होंगे, जिनमें परीक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं मसलन अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, रचनात्मकता और सकारात्मकता वगैरह पर चर्चा की जाएगी। जो उम्दा स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो होंगे, मेंटल हेल्थ से होंगे, न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी, माइंडफुलनेस और जो हमारे पीपीसी के टॉपर्स हैं उनके साथ किए जाएंगे। तो ये कुल 7 एपिसोड्स आएंगे। ये जब पहला पीपीसी हुआ था 2018 में तो 8 लाख स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स इससे जुड़े थे, लेकिन लोगों ने इसके वैल्यू को देखा कि कंट्री के एट द हाईएस्ट लेवल से परीक्षा पे चर्चा हो रही है, एक ऐसा विषय जिस पर हम पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करते थे, तो उसे अब पब्लिक डिस्कोर्स का माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा बना दिया है। और उसका प्रतिफल यह है कि इस वर्ष हम देख रहे हैं कि 3 करोड़ 56 लाख स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण के लिए छात्र बेहद उत्साहित हैं और उन्हें प्रधानमंत्री की प्रेरणादायी बातों को सुनने का बेसब्री से इंतजार है। माननीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत सहजतापूर्वक परीक्षा जैसे गूढ़ गंभीर विषय पर सारगर्भित बातों से अवगत करवा देते हैं, जिससे छात्र निडर होकर उत्साह उमंग के साथ परीक्षा उत्सव में भाग लेते हैं। उम्मीद है इस बार भी हर बार की तरह परीक्षा में भाग ले रहे बच्चों के लिए ये टॉनिक का काम करेगा। कोई भी छात्र या छात्रा हो वो अपने जीवन के किसी न किसी पहलू पर परीक्षाओं से डरता ज़रूर है, उनसे घबराता ज़रूर है। और जब हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आते हैं और हमारे मित्र की तरह उन सभी समस्याओं का समाधान हमें बताते हैं, तो वो सारा भय, वो सारी घबराहट कहीं उड़ सी जाती है। पीपीसी एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है जो सभी छात्र एवं छात्राओं को परीक्षा के दबाव से निपटने में मदद करता है। ये अनुभव मैंने अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी किया, जहां मैंने अपना आत्मविश्वास खो ही दिया था। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों ने मुझ में आत्मविश्वास दिया और यह समझाया परीक्षा एक केवल अंक नहीं है, बल्कि मानसिक शांति है और इसे हमें डट के सामना करना चाहिए। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाता है और उन्हें परीक्षाओं में मदद करता है। ये मैं इतने आत्मविश्वास से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद काफ़ी इससे प्रेरित हुआ हूँ। जब मैंने प्रधानमंत्री द्वारा लिखित एग्ज़ाम वॉरियर्स पढ़ी और उनके पिछले सत्रों को सुना तो मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित हुआ है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कराने वाले छत्तीसगढ़ के भिलाई के छात्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायी विचारों से तनाव दूर करने और परीक्षा में सफलता हासिल करने में मदद मिलती है। परीक्षा पे चर्चा, जो कि मैं इसका सहयोगी हूँ 3 साल से, पिछले 3 साल से, ये मेरे जीवन में बहुत अच्छा उपयोग था इसका, क्योंकि मैं ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा अपना सवाल पूछता था और जिसका जवाब मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्वयं मिलता था। इसका जवाब मुझे, मेरी तैयारी और मेरे मित्रों की तैयारी ये थी कि हम जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी लिखते हैं, उस हिसाब से हम और अपना खुद को बेहतर कर सकें। जो गलतियां पहले हमने की है, जो गलती से हमने सीखा है, उसको हम वापस ना दोहराएं। और ऐसे में हम कई किस्म के अलग अलग जो हमारे मित्रगण हैं, जो हमारे दूसरे छात्र हैं, उनके सवाल जो कि हमें लगता है कि हाँ, हमें भी हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गतिगत हैं कि हम उनसे से रिलेट करते हैं, इस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा हुए हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में 7 अलग अलग एपिसोड भी आयोजित होंगे। अंबाला के छात्रों ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए परीक्षा के तनाव को दूर करने में मदद मिलेगी। जैसे कि हमारी परीक्षाएं बहुत करीब हैं, जिनकी वजह से हम छात्र बहुत तनाव में रहते हैं। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए प्रोग्राम रखा है, परीक्षा पे चर्चा, जिसके लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं और इसमें प्रधानमंत्री जी हमें मोटिवेट करेंगे।
10 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा के प्रोग्राम के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसमें प्रधानमंत्री जी हमें ये मोटिवेट करते हैं और ये बताते हैं कि हमें बिना टेंशन के कैसे परीक्षा देनी है। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है ताकि बच्चों को परीक्षा में कोई टेंशन ना हो और वो बगैर डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकें। परीक्षा पे चर्चा होने वाले प्रोग्राम के लिए हम सभी छात्र बहुत ही उत्साहित हैं। हम सभी छात्रों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। यह प्रोग्राम हमारे स्कूल में लाइव भी दिखाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बताते हैं कि कैसे परीक्षा दी जाए और मोटिवेशन करते हैं ताकि हम तनावपूर्ण ना रहें और अच्छे माहौल में परीक्षाएं दें, और ये हमें डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रखने में मदद रखता है। और निशांत सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं। निशांत, इस बार तो बहुत ज़्यादा भूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। बात हो छात्रों की, अभिभावकों की, शिक्षकों की, करोड़ों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। क्या कुछ तैयारी है आज के इस खास कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए जया, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी आप कई बच्चों को सुन रहे थे कि कैसे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें परीक्षा की बेहतर तैयारी करने में, आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने में और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा में शामिल होने में मदद मिली है। तो यही वजह है कि जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है वो अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, क्योंकि 2018 में जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उस साल महज 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, और इस साल देखिए 2025 के कार्यक्रम के लिए 3.5 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और पिछले बार की बात करें तो 2024 में 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो साल दर साल जो इस कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, और ये कार्यक्रम अब एक मास मूवमेंट बन चुका है। बिल्कुल, और ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि प्रधानमंत्री, बच्चों का ये मानना है कि जब प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद पे बैठे हुए व्यक्ति जब बच्चों की चिंता करते हैं, एक अभिभावक, एक गुरु और एक बड़े भाई की तरह उनका मार्गदर्शन करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, उन्होंने एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, तो जाहिर तौर पर बच्चों को ये लगता है कि शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति हमारी चिंता करता है, वो उससे मोटिवेट होते हैं और बेहतर तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल होने की उनको प्रेरणा मिलती है। क्योंकि प्रधानमंत्री पिछले 8 साल से लगातार बच्चों के लिए समय निकालते आ रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और इस बार फॉर्मेट एकदम नया है, यहाँ पर सुंदर नर्सरी में इस बार किया जा रहा है, और विभिन्न क्षेत्रों के जो सितारे हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो भी जुड़ेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो, टाइम मैनेजमेंट की बात हो, न्यूट्रिशन की बात हो, तमाम मुद्दों पर चर्चा करते नजर आएंगे बच्चों से। जी बिल्कुल, क्योंकि जया मैं ये बताना चाहूँगा कि जो परीक्षा जो है ये फिजिकल और मेंटल वेलबींग से जुड़ा हुआ है, ये मसला है। इसलिए अब जैसे परीक्षा की बात आती है तो अनुशासन की बात आती है, तो जो अपने स्पोर्ट्स पर्सन है, जो बड़े नामचीन खिलाड़ी हैं, जैसे मैरी कॉम है, अवनी लेखड़ा, ये लोग बच्चों के साथ एक सेशन में डिसिप्लिन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा परीक्षा के दौरान कई बार ये बात होती है कि बच्चे पूरी तरह नींद नहीं ले पाते हैं, तो इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ता है। तो ऐसे में जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो क्या खान पान होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जैसे मेंटल हेल्थ की बात आती है, मेंटल पीस की बात आती है, तो दीपिका पादुकोण हैं और सदगुरु हैं, उनको मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस, इनर पीस जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। उसके अलावा क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखे परीक्षा के दौरान, तो इसके लिए जो प्रख्यात अभिनेता विक्रांत मैसी और भूमि पेडनेकर ये बच्चों के साथ संवाद करेंगे। उसके अलावा जो परीक्षा पे चर्चा के जो पिछले संस्करण हुए हैं, तो उससे कैसे उसमें जो शामिल जो छात्र थे, कैसे उनको इसका फ़ायदा मिला है, और वो जो शीर्ष परीक्षाएं हैं, देश की जो शीर्ष परीक्षाएं हैं, जैसे यूपीएससी है, आईआईटी जेईई है, एनडीए की परीक्षा है, इस तरह की परीक्षाओं में जो टॉपर रहे हैं वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से उनको कैसे फ़ायदा मिला और वो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर कर पाए। तो जो पिछले पार्टिसिपेंट हैं वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो तमाम ये 7 सेशन होने वाले हैं वो प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम के बाद वो अलग अलग सत्र आयोजित होंगे, तो निश्चित तौर पर छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम है।
बिल्कुल निशांत, और साथ ही जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री का बच्चों के साथ वो लगातार और भी ज़्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। और ये एग्जाम टाइम है, यानी कि स्ट्रेस टाइम है, लेकिन कैसे उसको हल्का करें। प्रधानमंत्री अब काफ़ी माहिर हो गए हैं जो हमारे एग्जाम वॉरियर्स हैं उनसे कनेक्ट करने में और उनको अपनी बातों के जरिए एक दिशा दिखाने में, उनके सपनों को पूरा करने में। जी देखिए, परीक्षा का जो तनाव बहुत बड़ा तनाव है और इसको दूर करने का प्रयास पिछले एपिसोड्स में प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर किया है। और सबसे बड़ी बात कि परीक्षा का जब समय आता है, अभी जैसे 15 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो एक अभिभावकों का भी प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, और वो अपनी महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं वो बच्चों के ऊपर लादना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले एक एपिसोड में कहा था कि जो बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है, अभिभावक उसको अपना विजिटिंग कार्ड बना लेते हैं और उनको ये लगता है कि जैसे हमारे किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के बच्चे ने 95% से अधिक अंक हासिल किए हैं, तो हमारे बच्चे को भी इससे अधिक अंक हासिल होने चाहिए, या हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। इस तरह के करियर को लेकर भी वो प्रेशर डालते हैं। तो बच्चों पर अभिभावकों का, शिक्षकों का काफ़ी अधिक दबाव होता है और प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम के जरिए हर साल इस दबाव को दूर करने, कैसे बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए, कैसे वो करियर का बेहतर चुनाव कर सकते हैं, कैसे जो मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन है उसका सकारात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं, तकनीक का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, योग और मेडिटेशन के जरिए कैसे परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सकती है। इन तमाम विषयों को प्रधानमंत्री छूते हैं ताकि बच्चे तनाव रहित होकर और बेहतर ऊर्जा के साथ और सकारात्मकता के साथ और अधिक मोटिवेट होकर परीक्षा में शामिल हो सकें। इसीलिए सभी को इंतजार है 11 बजे का प्रधानमंत्री के गुरु मंत्र का। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है ना, वो सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, वो अभिभावकों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी है। तो आप सभी जुड़िए इस बेहद खास कार्यक्रम के साथ सुबह 11 बजे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए उसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और आज सुबह 11 बजे से बजट सत्र के 7वें दिन की कार्यवाही शुरू होगी। आज दोनों सदन में आज आम बजट 2025-26 पर चर्चा होगी। लोकसभा में ये चर्चा पिछले सप्ताह ही शुरू हो गई थी, जबकि राज्यसभा में चर्चा आज से शुरू होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पेश करेंगे। ये विधेयक हवाई अड्डे से एक तय दूरी के भीतर आने वाली इमारतों, संरचनाओं या पेड़ों को हटाने या उसमें बदलाव करने का निर्देश जारी कर सकती है। अन्य विधायी कार्यों की बात की जाए तो दोनों सदनों में विभिन्न स्थायी समितियों से संबंधित रिपोर्ट टेबल की जाएगी। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे। इस सत्र में लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल भी पेश होगा। तो बजट सत्र का 7वां दिन। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नए इनकम टैक्स बिल का अभी जिक्र करेंगे राजेश, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत के बाद संसद की कार्रवाई का आज पहला दिन है, क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं? देखिए, संसद के दोनों सदनों की अगर बात करें जया, तो लोकसभा और राज्यसभा में जैसा कि आपने बताया
कि बजट पर जो है चर्चा आज होनी है। शुक्रवार को लोकसभा में बजट पर जो है विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित जो बजट है उस पर चर्चा हुए और शुक्रवार को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा जो है वो भोजनावकाश के बाद हुआ। लेकिन आज का दिन दोनों सदनों में बजट के नाम होगा, जब विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित जो बजट पर जो चर्चा है उसको पूरी कराई जाएगी। और इसके साथ ही कहीं न कहीं जो बजट सत्र का ये पहला हिस्सा है जो 13 फरवरी तक चलेगा, इसमें सत्ता पक्ष की ट्रेजरी बेंच की एक कोशिश होगी कि जो बजट है बजट को पारित करा लिया जाए। और हर हाल में जब दूसरा हिस्सा शुरू होगा मार्च में और वो अप्रैल तक चलेगा, तो उस हिस्से में कहीं ना कहीं सरकार की जो अनेक महत्वाकांक्षी जो विधेयक है उन विधेयकों को लाने की कोशिश की जाएगी, उसको पारित कराने का प्रयास किए जाएंगे। यह जो बजट सत्र का पहला हिस्सा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और बजट जो है इसके नाम रहेगा। और आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिक्र किया तो निश्चित तौर पर जो ट्रेजरी बेंच है, सत्ता पक्ष के हौसले काफी बुलंद है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनको सफलता मिली है, कामयाबी मिली है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हौसले बुलंद हैं। हालांकि जो एनडीए की सहयोगी दलें हैं, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनको एक एक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दी थी, लेकिन उनको कामयाबी हाथ नहीं लगी। बुराड़ी में जनता दल यूनाइटेड को करारी मात मिली, जबकि देवली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा रामविलास के जो उम्मीदवार थे वो पराजित हुए हैं। लेकिन भाजपा के हौसले बहुत बुलंद है और इसकी कहीं ना कहीं जो ध्वनि प्रतिध्वनि है आज लोकसभा और राज्यसभा में हम कह सकते हैं कि संसद भवन परिसर में जरूर सुनाई पड़ेगी। और तमाम जो बड़े नेता हैं और छोटे जो सांसद हैं, वो तमाम सांसदों से जब हम बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके हौसले जो है वो बुलंद नजर आएंगे। बिल्कुल। और राजेश, जो नया इनकम टैक्स बिल है वो भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि शुक्रवार को इसे मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई थी। हाँ, देखिए अभी तक इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसमें दोनों सदनों में कहीं ना कहीं इसी बात का जिक्र है कि दोनों सदनों में बजट पर चर्चा होगी और राज्यसभा में वायुयान से संबंधित जो विधेयक है उस पर चर्चा जो है वो कराई जा सकती है, उस बिल को इंट्रोड्यूस कर। लेकिन सत्ता पक्ष की पहली प्राथमिकता है अभी बजट पर चर्चा पूरी कराना और बजट को कहीं ना कहीं संसद के दोनों सदनों से जो है उसको लोकसभा में वो पारित होगा और राज्यसभा में बिल जो है उसको रिटर्न करने की परंपरा होती है। लोकसभा को राज्यसभा से पारित नहीं किया जाता है फाइनेंस बिल, उसको रिटर्न करने की परंपरा रही है लोकसभा में। तो तमाम लोगों की नजरें आज टिकी रहेंगी कि दोनों सदनों में बजट पर चर्चा जो है उसको लोकसभा में आगे बढ़ाया जाएगा और राज्यसभा में चर्चा शुरू कराई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण विधायी कार्य है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिले कामयाबी से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो हौसले बुलंद है उसकी जो है वो झलक भी संसद के भीतर देखने को मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों सदन में आज बजट पर चर्चा, अहम दिन आज बजट को लेकर यहाँ पर चर्चा प्रस्तावित है। और आइए अब बात करते हैं एरो इंडिया शो की। भारत अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान का प्रदर्शन कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। बेंगलुरु के येलहंका में आज से शुरू होने वाले एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया में दुनिया नए भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता की झलक देखेगी। एरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, सीईओ का गोलमेज सम्मेलन, भारत और आईडेक्स मंडप का उद्घाटन, आईडेक्स इवेंट, समर्थ स्वदेशीकरण कार्यक्रम, सेमिनार, लुभावने एयर शो और कई एरोस्पेस कंपनियों की प्रदर्शनी शामिल हैं। एयर शो के दौरान रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सचिव स्तर पर कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। इससे पहले रविवार को बेंगलुरु में आयोजित कर्टन रेजर कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का एरोस्पेस उद्योग तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो इंडस्ट्री की
advancing at a rapid pace. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, we have galvanized the entire defense sector, especially the aerospace sector, like never before. Today, we are not only capable of designing and developing major platforms and equipment within India, but we have also successfully established a vast supply chain within the country. We have taken a firm resolve to manufacture fifth-generation fighter aircraft within the country. These achievements, which once seemed unimaginable, are now turning into reality. वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को एक साथ एक ही लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। वायुसेना और थल सेना प्रमुख ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में ये उड़ान भरी है। ये पहला अवसर था जब दोनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक साथ स्वदेशी लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। तेजस देश में ही बना सिंगल इंजन लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। इस दौरान वायुसेना प्रमुख पायलट और थल सेना प्रमुख को पायलट सीट पर थे। ये बहुत ही उमंग भरी थी और जैसा कि आपको पता है कि एयर चीफ साहब भी हमारे कोर्समेट हैं और हम दोनों 1981 से साथ में हैं। इरादा था कि अगर एयरफोर्स में जाऊंगा तो फाइटर पायलट बनूंगा। आज वो फाइटर पायलट का सपना पूरा हुआ और जिस तरह से साहब ने मुझे ऊपर ले जाकर जो एक्टिविटीज़ कराई, एक्रोबैट कराए, उससे यही लगता है कि आज मैं कह सकता हूं कि एयर चीफ मार्शल साहब मेरे गुरु भी बन गए हैं। और ये एयरफोर्स और आर्मी का जो एक आपसी संबंध है वो और प्रगाढ़ बनेगा। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि हमने हर लड़ाई आगे आने वाले दिनों में एक साथ लड़नी है। I think there is no difference. What he said is my, what I want to say, my feelings. So amazing. It was amazing. He was on controls for half the flight, and he was doing very well. एरो शो से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को फिजी के रक्षा मंत्री पियो टिको दुआ से द्विपक्षीय बैठक की। वहीं दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने उत्तरी अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान के रक्षा मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की, जहां संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग सहित से चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की। और पीएम मोदी आज से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद अहम हैं और ऐसे में पीएम की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। ऐसे में सभी की निगाहें इस बैठक पर भी टिकी हैं। नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। उनकी ये यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में नैतिक एआई प्रशासन और वैश्विक विनियामक ढांचे पर विशेष चर्चा होगी। एआई समिट जो है काफ़ी क्रूशल पड़ाव है इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, क्योंकि इसके रहते हम दोनों देशों के बीच में काफ़ी साझे कंसर्न है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे ग्लोबल साउथ है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डिजिटल डिवाइड ना हो या जिस तरीके से एआई के टूल्स बनाए जा रहे हैं वो सेफ़ हों, हमारी जो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उसके मुताबिक डेटा बायस ना हो। तो ये सारे कंसर्न्स हैं वो उभर के आएंगे। उसका गवर्नेंस कैसे हो ताकि सभी देशों की सहूलियत के लिए हो, उनके फ़ायदे के लिए हो। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के एजेंडे में रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंध प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रधानमंत्री मार्शा भी जाएंगे, जहां वे मजारगस वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। वे राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। क्या एआई एक्शन समिट वैश्विक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करेगा या इस प्रतिस्पर्धा को आगे और बढ़ाएगा? एक बात तो तय है कि एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रह गया है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय
राजनीति का एक अखाड़ा बन गया है। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीयों में काफी उत्साह है। मोदी जी की अपनी पर्सोना उनका ऐसा है कि उनके स्ट्रैटेजीज, उनके जो पॉलिटिकल जो उन्होंने जो चीजें करी हैं फ्रांस के साथ में, आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। आई मीन वी आर हैप्पी विद इट। मोदी जी आए और मुमकिन हुआ एवरीथिंग। आज हम प्राउड से कह पा रहे हैं कि यस, हम मोदी के देश से हैं। एक न्यू इंडियन कॉन्सुलेट मार्सेई में बनाई जा रही है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है वो और गड़ा और बहुत मजबूत होता जा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे को बड़ी खुशी हो रही है। मेरे को इतनी खुशी है कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी, हमारे दोस्त हैं, तुर्की लोग, अरबी लोग, सब मोदी को जानते हैं। कहते हैं आप इंडिया से हैं और मोदी मोदी करते हैं सभी लोग। पहले प्रधानमंत्री है देश के, जो सब धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं और सब धर्मों की इज्जत करते हैं और सब धर्मों को साथ लेने का काम जो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे, जहां वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग और आव्रजन संबंधी मुद्दे शामिल होंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक खात्मे की ओर है। कल मारे गए सभी नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़, 31 वर्दीधारी नक्सली मारे गए, जिसमें 11 महिला नक्सली भी हैं। इस मुठभेड़ में एक डीआरजी और एक एसटीएफ के जवान शहीद हुआ है। ये मुठभेड़ बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में हुई। इस ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के 1000 जवानों की संयुक्त टीम शामिल हुई। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, जिसमें AK-47, SLR, इंसास राइफल, .303, BGL लॉन्चर और विस्फोटक पदार्थ शामिल हैं। नेशनल पार्क एरिया में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी और आज सुबह 8 बजे से ही लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा। एक्सचेंज ऑफ फायर होने के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसमें 20 पुरुष और 11 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए। उसके साथ ही AK-47, SLR, इंसास और रॉकेट लॉन्चर के समेत कई सारे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। इस दौरान हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 2 जवान गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज रायपुर में किया जा रहा है। लगभग 6 घंटे की ये मुठभेड़ चली। 8 बजे करीब मॉर्निंग में ये मुठभेड़। तो खात्मे की ओर लाल आतंक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को। बात यूपी के संभल से, जहां के सांसद जिया उर रहमान बर्क को नक्शा पास किए बिना मकान निर्माण मामले में प्रशासन ने अगली सुनवाई आज की तय की है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद के प्रतिनिधि ने अतिरिक्त समय मांगा था, जिस पर 1 सप्ताह का और मौका दिया गया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराने का आरोप है। इस मामले में सक्षम प्राधिकारी और एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा की ओर से भी नोटिस जारी किया गया था। सपा सांसद को पहला नोटिस बीते साल 5 दिसंबर को दिया गया था, जिस पर उन्हें 12 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना था। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में कथित मिलावट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के नेतृत्व में जांच कर रही एसआईटी ने ये गिरफ्तारी की है। 2 आरोपी विपिन जैन और पोमी जैन भोले बाबा डेयरी से हैं, जबकि अपूर्व चावड़ा वैष्णवी डेयरी और राजू राजशेखरन AR डेयरी से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक वैष्णवी डेयरी के अधिकारियों ने मंदिर को घी की आपूर्ति करने के लिए AR डेयरी के नाम से निविदा हासिल की और प्रक्रिया में हेराफेरी करने के लिए फर्जी रिकॉर्ड बनाने में भी शामिल रही। एसआईटी ने यह भी खुलासा किया कि वैष्णवी डेयरी ने झूठा दावा किया था और वे भोले बाबा डेयरी से घी प्राप्त करती थी, जबकि अधिकारियों ने पाया कि भोले बाबा डेयरी के पास मंदिर बोर्ड की मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं थी। मणिपुर में आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को राज्यपाल ने रद्द कर दिया है और नई व्यवस्था होने तक एन बीरेन सिंह को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभालने के लिए कहा गया है।
एक दिन पहले कल शाम एन बीरेन सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर इंफाल लौटने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में कहा कि मणिपुर के लोगों की सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात है। तो आज से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र रद्द कर दिया गया है। और आइए बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के विधायकों की बैठकों का दौर जारी है। नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। इस अहम सवाल के बीच विधायकों का संगठन के नेताओं के साथ मिलना जुलना चल रहा है। कल रात भी नवनिर्वाचित विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली भाजपा के चुनाव प्रभारी बैजयंत जयपांडा, राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली भाजपा की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर, सह प्रभारी अतुल गर्ग, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और संगठन महामंत्री पवन राणा समेत अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नया सवेरा। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और आइए सीधे रुक करते हैं शैला का, मौजूद है हमारे साथ। और शैला, क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में? धन्यवाद जया। अधिकतर समाचार पत्रों की अगर हम सुर्खियों की बात करें तो एक खबर जिसे कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है वो है स्वच्छता के लिए टॉप 3 शहरों की बनेगी अलग लीग। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में कई साल से चुनिंदा टॉप शहर जो थे वही टॉप 3 में आ रहे थे और इसलिए ये नई व्यवस्था जो है ये बनाई जा रही है। टॉप 3 शहरों की अलग से लीग बनाकर उनके बीच प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी। इसमें जो शहर पास नहीं होंगे उन्हें बाहर सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा और इससे जो नए शहर जो प्रयास कर रहे हैं उनको इसके लिए मौका मिलेगा, वो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आ सकेंगे। तो ये एक अच्छी खबर इसे हम कह सकते हैं। एक और खबर का रुख करते हैं। नए मुख्यमंत्री पर मंथन शुरू हो गया है। नड्डा से मिले हैं प्रवेश वर्मा और सिरसा। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद अब जो है नई सरकार के गठन को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। उपराज्यपाल ने विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं भाजपा में बैठकों का दौर चल रहा है और इस बीच मुस्तफाबाद से नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट से गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है। कई विधायक उपराज्यपाल वीके सक्सेना से भी मिलने के लिए गए। वहीं रविवार शाम को प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मिलने के लिए पहुंचे। 48 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बैठक की और साथ साथ प्रधानमंत्री, ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद 13 फरवरी के बाद शपथ ग्रहण की उम्मीद है। एक और खबर का रुख करते हैं। 31 नक्सली ढेर हुए हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं। बीजापुर में पंचायत चुनाव से पहले सुरक्षा बलों का जो जबरदस्त ऑपरेशन है उसमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई और पुलिस सुरक्षा बल ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 31 नक्सलियों को मार गिराया। ये एक बड़ी खबर है। वहीं 2 जवान भी बलिदान और 2 जवान घायल हुए हैं। कई गंभीर घायल जवानों को निकालने के लिए जगदलपुर से
Mi 17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। और आपको थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ जो अभियान जारी है उसमें साल 2025 में कितनी सफलता हासिल हुई है। 4 जनवरी को अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ हुई जिसमें 5 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया था। 9 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। 12 जनवरी को बीजापुर जिले में 5 नक्सली ढेर हुए। वहीं 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर पुजारी कांकेर में 18 नक्सली मारे गए। वहीं 20 और 21 जनवरी को गरियाबंद जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली समेत 16 नक्सली ढेर हुए। और 1 फरवरी को बीजापुर में 8 नक्सली मारे गए और 9 फरवरी को ही बीजापुर के जंगल में 31 नक्सली ढेर हुए। तो ये इस साल का सबसे बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है और बड़ी सफलता जो सुरक्षा बलों को मिली है नक्सलियों के खिलाफ। एक अगली खबर का रुख करते हैं। देश भर में अब 200 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ेंगी। अश्विनी वैष्णव का कहना है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत भारत ट्रेन की पूरे देश में काफी ज्यादा मांग है और इसे देखते हुए अमृत भारत वर्जन 2 का निर्माण कराया जा रहा है। 100 अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार 50 नमो भारत ट्रेनों का भी निर्माण हो रहा है और सभी ट्रेनें जो हैं 3-4 महीने में बन जाएंगी। उसके बाद 200 वंदे भारत ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों में पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। एक अच्छी खबर इसे हम कह सकते हैं। और कुछ एक हटके एक अलग खबर आपको बताते हैं। समूहा उपग्रह सैन्य गतिविधियों पर अब किस तरह से नजर रखेगा। ये भारत जो है युद्ध के बदलते स्वरूपों के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को मजबूत करने पर के लिए एक बड़ी परियोजना पर लगातार काम कर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के लिए विशेष समूहा उपग्रह तैयार किया है जिसे 2 वर्षों में लॉन्च कर दिया जाएगा। समूहा उपग्रह में कई उपग्रह होते हैं जिन्हें धरती से 1500 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा और इसकी पूरी श्रृंखला में 5 वर्षों के भीतर 52 उपग्रह तैनात किए जाएंगे जिससे ई सर्विलांस इससे काफी ज्यादा मजबूत होगा और ये उपग्रह इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तरंगों को पकड़ेगा और नियंत्रण कक्ष को सीधा भेजेगा। तो इसको हम कुछ हटके और एक अच्छी खबर के तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल अखबारों की दुनिया से इतना ही। जया, बहुत बहुत शुक्रिया शैला इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब अखबारों की सुर्खियों के बाद रुख करते हैं अगली खबर का। बाहरी गंदगी के साथ साथ दिमाग में भी मैल उत्पन्न होता है। इस गंदगी को साफ करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि दिमाग में कैसे ये गंदगी उत्पन्न होती है और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए इसकी सफाई कैसे होती है। हमारा दिमाग असल में एक बहुत ही बड़े कारखाने की तरह काम करता है। दिमाग के अलग अलग हिस्से में हर सेकेंड कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है। इस प्रोसेस के दौरान दिमाग में काफी सारा कचरा भी प्रोड्यूस होता है। इसलिए हमारी बॉडी को एक लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र की जरूरत होती है जो बीमारी पैदा करने वाले एलिमेंट्स को बॉडी से बाहर कर सके। लेकिन यह सिस्टम दिमाग के लिए काम नहीं करता है। यह सिर्फ बाकी शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि ब्रेन को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हर मिनट हमारा दिमाग ऐसे प्रोटीन पैदा करता है जो ब्रेन की सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। नमस्कार। आपने कई लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि फलां के दिमाग में काफी गंदगी भरी है, अपने दिमाग की गंदगी को साफ करो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दिमाग में गंदगी भरती कैसे है और अगर भर भी गई तो फिर वो साफ कैसे होती है? साइंस स्पार्क में आज हम इसी टॉपिक पर करेंगे बातचीत और बताएंगे आपको कि आखिर दिमाग अपने भीतर की गंदगी को कैसे साफ करता है और कहां फेंकता है इस कचरे को। तो सबसे पहले पहला सवाल जो आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा होगा कि हमारे दिमाग में आखिर कैसे बनता है कचरा। तो साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन में, जी हां,
हमारे मस्तिष्क में लगभग 170 बिलियन यानी 17 लाख कोशिकाएं होती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारा दिमाग सेल्स और टिश्यूज की प्रॉब्लम्स को सुलझाने और चीजों को याद रखने में मदद करने के लिए बहुत सारी एनर्जी का उपयोग करता है। इस प्रोसेस के दौरान कुछ मलबा, कुछ कचरा भी पैदा होता है। ऐसे में हेल्दी रहने के लिए ब्रेन को उस सारे मलबे को धोने की जरूरत होती है, वॉश करने की जरूरत होती है। लेकिन ये एक्चुअली कैसे होता है, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ था। अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में छपे एक रिसर्च में यह बताया गया है कि समय समय पर दिमाग अपनी सफाई करता है। ऐसा इसलिए ताकि दिमाग अच्छे से काम कर सके। खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं, नॉर्मल प्रोटीन्स जो होते हैं, वो मिसफोल्ड हो जाते हैं। जैसे अगर प्रोटीन्स हैं 2 पैरेलल लाइंस में, वो गांठ बन जाते हैं। अब गांठ का ब्रेन से क्लियर होना थोड़ा मुश्किल है, तो गांठ बन के वो जम जाता है ब्रेन में और ये बीमारियों को उत्पादित करता है। तो जो ये गांठें बनती हैं, इसको हम बोलते हैं बीटा एमिलॉइड, और इसकी वजह से बुढ़ापे में याददाश्त की बीमारी आती है। और अगर ब्रेन की खून की नलियों में जम जाए कोलेस्ट्रॉल या प्लाक, तो स्ट्रोक हो जाता है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये ब्रेन की कचरा या ब्रेन की डैमेज करने वाली चीज़ें होती हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा ब्रेन खुद को क्लीन कैसे करता है। तो इस बारे में अमेरिका के रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने पता लगाया है। रिसर्च में इस बात का पता चला कि लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र के जरिए दिमाग के पास उसका खुद का क्लीनिंग सिस्टम होता है। इसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम नाम दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट रोल दिमाग की ग्लियल कोशिकाओं का, ग्लियल सेल्स का होता है। यही सेल दिमाग के कचरे को बाहर निकालने का काम करती है। ये काम हालांकि तेजी से नहीं होता। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिमाग की सफाई का काम कम से कम 8 घंटे उसमें लगते हैं, और वो भी हर दिन। ये वही समय होता है जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो दिमाग की कोशिकाओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है, और इस दौरान दिमाग में एक लिक्विड आसानी से सफाई के लिए इनके बीच से आती जाती है। अगर नींद कम होती है तो दिमाग की सफाई पूरी नहीं हो पाती। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि कम नींद हमारे मस्तिष्क को लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। इसका नतीजा अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियां हो सकती है। हमने आर्टरी तो सुना है, वेन तो सुना है। आर्टरी फ्रेश ब्लड ले जाती है, वेन पुराना या खराब ब्लड हार्ट को ले जाती है प्यूरिफाई करने के लिए, हार्ट और लंग्स को। बीच का जो पाइप है उसको बोलते हैं हम ग्लिम्फेटिक्स। ये ग्लिम्फेटिक्स सिर्फ नींद में खुलता है, और उसका फंक्शन जो है वो एक वैक्यूम पंप के जैसा है, जो ये जो अबनॉर्मल प्रोटीन्स बन गए हैं हमारी दिनचर्या की वजह से, उसको सक कर लेता है और बाहर कर लेता है। ग्लिम्फेटिक्स तभी खुलेगा जब आपकी नींद अच्छी और तंदुरुस्त हो रही हो, आप बीच बीच में उठ ना रहे हो या कम ना सो रहे हो। इसीलिए जो ग्लिम्फेटिक्स है उसका फंक्शन के लिए अराउंड 7 to 8 आवर्स स्लीप नेसेसरी है। रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नेटवर्क को डिस्कवर किया है जिसे उन्होंने ग्लिम्फेटिक सिस्टम नाम दिया है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि हमारे मस्तिष्क और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें बहने वाला लिक्विड, जिसे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं, वो हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं के चारों ओर मौजूद छोटी छोटी धाराओं का यूज करते हुए दिमाग के डीप टिश्यूज तक पहुंचता है और फिर कचरे को वहां से बाहर निकालता है। अगला सवाल ये कि आखिर कैसे बेहतर हो सकती है दिमाग की सफाई। तो ये एक छोटा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट स्टडी है जिसकी भविष्यवाणी रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है। आपको बताएं कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर आप अपने दिमाग को साफ रखना चाहते हैं, क्लीन रखना चाहते हैं, तो आपको बेहतर नींद लेनी चाहिए। इससे न सिर्फ आपके दिमाग की सफाई को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कई हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होंगे। रिसर्च के मुताबिक सोते समय हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है। इसका एक कारण ये भी है कि ये समय दिमाग की डीप क्लीनिंग का होता है। जी हाँ,
डीप क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो उस वक्त चल रहा होता है। और इस बात पर इसलिए भी फोकस किया गया क्योंकि अच्छी नींद ना लेना लोगों की सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है उसको भी अफेक्ट करता है और लंबे समय तक नींद की कमी को डिमेंशिया का खतरा भी माना जाता है। कुछ रिसर्च ये भी बताते हैं कि नींद की कमी से महिलाओं में, जी हाँ, महिलाओं में डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए यदि हम नियमित रूप से अपने दिमाग से कचरा को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम हर रोज कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें। आप कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग किसी सब्जी का बगीचा है, जी हाँ, जहाँ टमाटर, आलू, प्याज और बहुत सारी सब्जियां और फल उगे हुए हैं। अंतर बस इतना है कि आपके दिमाग में सब्जियों की जगह न्यूरॉन्स के बीच, जी हाँ, न्यूरॉन्स के बीच जो सिनेप्टिक कनेक्शन है वो पैदा हो रहे हैं और इन्हीं कनेक्शंस के जरिए दिमाग तक चीजें पहुंचती हैं। जैसे आपको अपने बगीचे को सुंदर बनाए रखने के लिए पौधों की कटाई छटाई करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही दिमाग के साथ भी करना पड़ेगा। यानी दिमाग में गांठ छांट का काम ग्लियल कोशिकाएं करती हैं और ये आपके सिस्टम से खराब या कड़वी यादों को हटाती जाती हैं और दिमाग के किसी कोने में फेंकती रहती है, यानी कि आपकी पहुंच से बहुत दूर। लेकिन अगर आपने आराम कर लिया है तो आपकी ग्लियल सेल्स अच्छी और बुरी मेमोरीज में फर्क कर पाएगी और खराब यादों को सिस्टम से बाहर फेंक देगी। यही नहीं, आपके दिमाग में खुद पूरी क्लीनिंग प्रोसेस भी हो जाती है। जब आप सोते हैं तो दिमाग की कोशिकाएं करीब 60% तक सिकुड़ जाती हैं ताकि ग्लियल जो कोशिकाएं हैं उनके लिए स्पेस बन सके और आपके दिमाग का जो कूड़ा है उसे बाहर निकाला जा सके। वैज्ञानिकों ने 100 से अधिक वर्षों तक नींद और मेमोरी के बीच संबंधों का भी अध्ययन किया है। इनमें पता चला कि अच्छी नींद से शरीर और ब्रेन दोनों ही हेल्दी रहते हैं। अच्छी क्वालिटी की नींद लेने से मेमोरीज को स्टोर करने की जो हमारी क्षमता है वो भी बढ़ सकती है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे अनुभवों और जानकारियों को प्रोसेस करता है, जिससे कि हमारी याददाश्त भी मजबूत होती है। नींद के दौरान ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच की कनेक्टिविटी वो भी काफी मजबूत होती है। कहने का मतलब ये कि आप भी अच्छी नींद लीजिए और दिमाग के कचरे को बाहर निकालिए। तो साइंस स्पार्क के आज के संग में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी स्पार्किंग टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो पूरी नींद लीजिए और अपने